May I come in, sir? Yeah, please. Thank you, sir. तो अभिषेक आपने बीटेक किया 2018 में। जी सर। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जी। फिर तब से क्या कर रहे हैं आप? सर उसके बाद प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ। अभी लास्ट ईयर SSC CHSL एग्जाम दिया था, तो उससे MES डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट पर चयन हुआ है। ऐसे नहीं लगता कि थोड़ा गलत आए थे, हरिभजन को वोटन लगी कपास, हिंदी के स्टूडेंट है आप हैं? सर वो एक सिक्योरिटी के लिए एग्जाम दिया था, तो वो सिलेक्शन हो गया फिर। तो जैसे मैं देख रहा था कि आप थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हैं, और आपने जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग NIT सूरत से किया है, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि जैसे सिविल सर्विसेज में आए और तैयारी करने में लगे, यही कहना चाहते हैं? तो कुछ अपनी स्वॉट एनालिसिस की आपने कि ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आप अभी तक सक्सेस नहीं हो पाए? प्रिपरेशन तो ठीक ही कर रहा था, लेकिन नहीं हुआ, शायद कुछ कमी रही हो। वो आकलित नहीं किया अभी आपने? हाँ, उतना उस पे सोचा नहीं, मैं लगातार करता ही रहा हूँ प्रिपरेशन। अच्छा ये बताइए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं आप, और आजकल तो बहुत सारी चीजें बन रही हैं, और जिस तरह एज हम डिजिटल उसमें जा रहे हैं, तो इंजीनियर्स टेक्नोक्रेट की जरूरत भी है। अभी मैं देख रहा था, जैसे हम जब भी घरों में करंट की बात करते हैं, तो ये किसमें सप्लाई होता है? AC में। AC। अभी मैं देख रहा था HVDC का कॉन्सेप्ट आ रहा था। जी सर। तो ऐसा क्या है कि जब हम AC में करते हैं, तो HVDC के लिए सरकार क्यों ऐसे प्रयास कर रही है? सर HVDC में ट्रांजिशनल लॉसेस होते हैं, वो कम होते हैं, इस वजह से सरकार उसकी तरफ ट्रांसमिशन की जो टेक्निक है वो HVDC यूज करना चाहती है। क्या है HVDC? HVDC में जो अभी हमारा ट्रांसमिशन है वो ज्यादातर अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में होता है। HVDC में हम अल्टरनेटिंग करंट की जगह डायरेक्ट करंट का यूज करेंगे। हाई वोल्टेज यूज करेंगे, जैसे 600 किलोवोल्ट से 1200 किलोवोल्ट के बीच में। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि हम DC में क्यों नहीं उपयोग करते हैं, हम घर में सप्लाई AC में ही क्यों करते हैं? इसका भी कुछ रीजन है? सॉरी सर, ये अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। +2 का बहुत छोटी सी बात थी, वैसे कोई बात नहीं। ये जो अभी भारत सरकार अपना खासकर स्पेस मिशन है, स्पेस मिशन के कारण जानी जाती है। पहले कहा जाता था कि भारत का जो इसरो मिशन है वो एक तरह से डेवलपमेंटल ज्यादा है, रिसर्च ओरिएंटेड नहीं। बहुत आरोप था 2000 तक कि हम केवल जब अमेरिका, चाइना, रशिया कर ले रहा तो उसके पीछे जाते हैं और डेवलपमेंटल ले नहीं जाते, रिसर्च ओरिएंटेड नहीं। लेकिन कुछ दिनों से इसे नकारा जा रहा है। तो क्या ऐसी बातें हुई हैं जिससे हम कह सकते हैं कि अब नासा की तरफ भारत भी बढ़ चला है? सर पहले जो भारत के स्पेस मिशन थे वो भारत के विकास के क्षेत्रों के थे, जैसे वो मौसम अनुसंधान से रिलेटेड और कृषि के इनके लिए रिलेटेड थे। लेकिन वर्तमान में हम इंटरप्लेनेटरी मिशन भी कर रहे हैं, जैसे मार्स पे जाकर मार्स की रिसर्च करने के लिए वो मंगलयान भेजा, अभी चंद्रयान 3 भेजा है। तो ये रिसर्च ओरिएंटेड हो रहे हैं। अभी एक नया भेजा है एक्सपोसेट भी अभी। ये क्या है और ये क्यों हमारे जो सूरत है, जो फेस ऑफ स्पेस है, उसको बदलने में सहायक सिद्ध होगा? सर ये एक्सपोसेट मिशन पोलराइज्ड एक्सरे जो किरणें रहती है उनका अध्ययन करेगा, जो कि न्यूट्रॉन स्टार से निकलती है। तो ये ब्लैक होल इनसे रिलेटेड जो रिसर्च है उसमें सहायता मिलेगी इससे। एक्सपोसेट ब्लैक होल की कार्य प्रणाली इनको समझने में सहायता मिलेगी। अच्छा, आपने ग्रेविटेशनल वेव भी पढ़ा होगा, गुरुत्वीय तरंगें। तो गुरुत्वीय तरंगों की खोज के बाद भी कहा गया कि उसमें हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि न्यूट्रॉन स्टार जो लड़े होंगे, बहुत ही ब्लैक होल टकराया होंगे, उससे जो है गुरुत्वीय तरंगें बिलियन ईयर बाद मिली, है ना? तो ये इस तरह की चीजों पे हम ध्यान, अचानक जो हमारा साइंस है वो क्यों इसको बहुत ज्यादा फोकस करने लगा है? ग्रेविटेशन, सॉरी सर। अच्छा, आप अभी अगर भारत सरकार की कुछ चीजों को देखें तो पिछले 3 सालों में या 5 सालों में कहें, आपको 3 सबसे अच्छी योजनाएं क्या लगती हैं जिसके कारण लगता है कि वास्तव में भारत का फेस चेंज हुआ है?
सर पहली योजना में आयुष्मान भारत को लेना चाहूंगा, मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये सबसे बेहतर लगती है। और एक वित्तीय समावेशन के मामले में जनधन योजना। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में रखे तो भारतमाला जैसे प्रोजेक्ट। आपने कहा कि वित्तीय समावेशन, मैं केवल इतना बस छोटा सा चीज, शायद आप जनधन कहना चाहते हैं उसमें, इस जनधन से सामाजिक प्रभाव का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या दिखता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि सामाजिक अप्रोच के रूप में इससे क्या फायदा हुआ है? जनधन खाते से लोगों की बचत की आदतें बढ़ी है। पहले गांव में लोग बैंकों में पैसा जमा नहीं कराते थे तो खर्च होने की ज्यादा वो संभावना है। अब पैसा जमा करा रहे हैं तो उनके पास एक सेफ मनी है। तो ये देख सकते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं के पास हाथ में पैसा आता है, जनधन के माध्यम से जमा करा रही है, पैसा आएगा तो उसको घरेलू कार्यों में यूज कर सकते हैं, बच्चों की शिक्षा में, ऐसे एस्पेक्ट्स देखे जा सकते हैं। ऐसा नहीं लगता कि जैसे सरकार की पहले बहुत योजनाएं आती थी, अब योजना आती थी सब्सिडी देना हो या कुछ भी देना हो, अब होता क्या था कि खाते ही नहीं थे लोगों के पास, तो सरकार पैसा कहाँ भेजे, है ना? तो इकोनॉमी की फॉर्मलाइजेशन पे भी इससे कुछ असर पड़ा है? जी सर, फॉर्मलाइजेशन हुआ है अर्थव्यवस्था का, क्योंकि पहले जो सब्सिडी आ रही है वो लीकेजेस ज्यादा हो रहे थे, तो वो अब कम हुए, डायरेक्ट खाते में आ रहा है डीबीटी के थ्रू, तो वो फॉर्मलाइज हुआ है चैनल सब्सिडी का। अच्छा, ये जब सरकार कोई भी पॉलिसी या कोई प्रोग्राम लॉन्च करती है, बाद में उसका अप्रिशिएशन भी होता है, लेकिन जैसे ही कोई प्रोग्राम लाती है, कोई नई स्कीम लाती है या कोई भी बात कहती है, विरोध भी बहुत होता है। और खासकर एक तो पॉलिटिकल चीज हो सकती है, लेकिन कुछ और कारण भी है क्या? कोई भी बात लाए, आप संसद में देखिए, वहां भी बैकआउट चल रहा है, रीजन कोई भी गलत हो, लेकिन बेसिकली क्या है कि क्या इनकी प्लानिंग में गड़बड़ी है? उस योजना की बाद में तारीफ भी होती है, लेकिन शुरू में लाया जाता है, इवन वैक्सीन को भी नहीं छोड़ा गया था, आपको याद होगा। ऐसा सर, ये चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो विरोध स्वाभाविक है। कुछ लोगों को पसंद नहीं आया चीजें तो वो विरोध करते हैं, यही कारण हो सकता है कि विरोध। हर बात पे विरोध होना चाहिए लोकतंत्र में? नहीं सर, हर बात पर तो विरोध अच्छी चीज नहीं है, लेकिन सबको आजादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो विरोध कर सकते हैं वो। इस बार लास्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया आप यूज करते हैं? हाँ सर, सारे प्लेटफॉर्म लगभग, इंस्टा, टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब करते हैं? हाँ सर, कुछ प्लेटफॉर्म्स पे होंगे। क्या लगता है कि सोशल मीडिया का भारतीय समाज के अनरेस्ट में कितना योगदान है, अशांति? सर, सोशल मीडिया वैसे तो अच्छी चीज है, लेकिन कई बार जैसे हेट स्पीच है, फेक न्यूज है, इन चीजों से अनरेस्ट बढ़ता है, तो इन चीजों को काबू करना चाहिए। देखो, हमारा प्रधानमंत्री गया, उसने कुछ नहीं कहा, लक्षद्वीप के समुद्र में उन्होंने फोटो खिंचा दी। अब पता नहीं ऐसा क्या रिपरकशन हुआ कि वहां से मालदीव से मिनिस्टर ने कुछ गलत भाषा लिखनी शुरू कर दी, ना केवल पीएम के लिए बल्कि इंडिया के लिए, और पूरी हमारी विदेश नीति पटरी से उतरने लगी। मालदीव जो है एक तरह से जो हमारा कभी बहुत अच्छा दोस्त था, वो अभी इंडिया आउट की बात कर रहा है। तो सोशल मीडिया का रोल केवल सोशल अनरेस्ट में नहीं, हमारे रिलेशंस को भी उसमें करने की बात कर रहा है। मेरा आपसे सीधा सा प्रश्न है कि यहाँ गलत कौन है? क्या भारत की विदेश नीति गलत है, या फिर वहां जो मालदीव में जो हो रहा है, जो गवर्नेंस है, जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है, वो जानबूझ के भारत विरोध की बात कर रहा है? यहाँ कहाँ हमारे यहाँ से चूक हो गई कि हमारा दोस्त जो होना चाहिए वो हमसे दूर होता जा रहा है? सर, मालदीव के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उनकी घरेलू राजनीति का मुद्दा है कि उन्होंने जो नई सरकार, मौजूदा सरकार आई है, उनका पॉलिटिकल कैंपेन इंडिया आउट के मुद्दे पर ही चला था, तो वो उस पक्ष में उनके मंत्री ये उस पक्ष को लेकर चलते हैं। और भारत की तरफ से मोदी जी की यात्रा, लक्षद्वीप की यात्रा ऐसा सच नहीं थी कि हम मालदीव का विरोध करें, वो लक्षद्वीप में टूरिज्म को बढ़ाने को लेकर देखी जा सकती है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से, जिन्होंने सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्टें डाली, तो वो रिश्तों को खराब करती है। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे दोस्त या हमारे पड़ोसी हमसे नाराज हो रहे हैं? आपको याद होगा, आपने 1988 भारत और मालदीव के रिलेशन के लिए वाटर डिवाइडर था, याद है क्या हुआ था 1988 में? सर, ये हमने सॉवरेनिटी की रक्षा की थी मालदीव की,
राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। अच्छा ये बताइए कि जब इतना क्लोज होने के बाद चाइना से क्यों लोग नजदीक हो जा रहे हैं और हमसे क्यों दूर हो जा रहे हैं? हमने तो हमेशा दिया है, सर का कहना है हम तो पड़ोसी देशों को देते रहे, कभी गुजरात डॉक्ट्रिन आ जाती है, नेहरू जी भी यही कहते थे, तो हम नहीं चाहते, अभी भी हमारी पॉलिसी नेबरहुड फर्स्ट की है, तो नेबरहुड फर्स्ट वाला हमसे दूर क्यों हो रहा है? सर देखा दूर तो नहीं हो रहा है, मैं ऐसा कहना साफ ऐसा कहना कि दूर हो रहे हैं तो ये तो गलत होगा, क्योंकि अभी रिश्ते सही है पड़ोसी देशों, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, नेपाल से रिश्ते ठीक है, इतने खराब नहीं हुए हैं, बस बीच में कुछ मुद्दे उभर जाते हैं। और चीन जो अपना इकोनॉमिक कार्ड चलता है, सस्ते ऋण वगैरह ये देना, तो छोटे जो देश है वो आर्थिक लाभ के लिए चीन की तरफ झुकते हैं। मतलब इसका मतलब एक चीज तय है कि इकोनॉमी रूल द वर्ल्ड। यस सर, इकोनॉमी सर। अभिषेक, हिंदी लिटरेचर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और हिंदी लिटरेचर, ये कैसे इसको रिकंसाइल करेंगे? सर ग्रेजुएशन के बाद मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन तो किया नहीं मैंने, और उसके बाद मैंने देखा कि सिलेबस काफी बड़ा है इलेक्ट्रिकल, मैंने सारे सब्जेक्ट्स देखे सर, फिर फिजिक्स भी देखा, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स भी देखे, लेकिन उनमें हिंदी साहित्य मुझे अच्छा लगा कि इसमें मैं कर सकता हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा रहेगा, तो इसलिए प्रेफर किया मैंने। आप गांधी जी को नहीं मानते, मतलब आपके लिए अंतिम लक्ष्य इंपॉर्टेंट है, साधन इंपॉर्टेंट नहीं सर, कुछ भी हो, साधन कुछ भी हो, साधन इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य ये सिविल सर्विसेज भी एक साधन के रूप में ही है एग्जाम, तो उस हिसाब से मैंने हिंदी साहित्य का चयन किया है। मुझे आप एक चीज बताएं, एक इंडक्शन होता है जी, इंडक्शन क्या है? जब हम किसी जो वो वो क्या बोलते हैं उसको, चालक है, चालक में हम करंट फ्लो करते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ये इंडक्शन कहते हैं सर। हाँ सर, जितना मुझे याद है। पिताजी आपके सरकारी नौकरी करते हैं, क्या काम है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में है सर। मतलब आप खाद्य और एग्रीकल्चर से ही जुड़े हुए? हाँ। तो एक उसमें एक सर्टिफिकेशन दी जाती है, सेफ्टी सर्टिफिकेट, इससे शुरू होता है। FSSAI देती है सर, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FPO क्या है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं सर FPO। वहां पर FPO है, FSSAI के साथ FPO लिखा हुआ, वो क्या है? सॉरी सर, इसका एग्रीकल्चर में साइंस किस तरह से मदद करेगा कि इनकम डबल हो जाए हमारे फार्मर्स की? सर साइंस के यूज से एक तो हाई यील्डिंग वैरायटी वाली सीड्स का डेवलपमेंट, और अभी जो रिसेंट देख रहे हैं GM क्रॉप्स का डेवलपमेंट, और वर्तमान में क्लाइमेट चेंज को देखते हुए क्लाइमेट रिजाइलेंट जो फसलें हैं उनका डेवलपमेंट, और हाई क्वालिटी जो अभी जैसे किया नैनो यूरिया, ऐसे फर्टिलाइजर्स का डेवलपमेंट, ये इनकम को डबल करने में सहयोग दे सकते हैं। जी थैंक यू सर। अभिषेक, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं, मेरा सवाल सेमीकंडक्टर को लेकर के है, जाहिर है वो इलेक्ट्रॉनिक का है। सेमीकंडक्टर जो कि बहुत ही ज़रूरी है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, और टेक्नोलॉजी चूँकि बहुत मॉडर्नाइजेशन है, ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। अभी तक हम अपने देश में सेमीकंडक्टर की बहुत अधिक उत्पादन सही तरीके से स्थापित भी नहीं कर पाए। चाइना ही हमसे बहुत आगे, हम उस पर निर्भर हैं। पिछले दिनों कोशिश भी की गई, कंपनी के साथ करार किया किसी वियतनाम दूसरी कंपनी से, वो करार टूटा। हालत ये हुई कि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की कि सेमीकंडक्टर को अपने देश में बनाया चलाया जाए। मेरा सवाल आपसे है कि इतनी सारी बातें हो रही है, हुई है, 75-76 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस भी हम जानते हैं। ये सेमीकंडक्टर इतना ज़रूरी था, इतना ज़रूरी है
अगर ये जरूरी है आपकी नज़र में, तो क्यों ना युद्ध स्तर पर इसको बहुत तेजी से आगे लाया जाए, जैसे कि पीएम का भी विजन है। अगर आगे लाया जाए तो वह कौन कौन से स्टेप्स बहुत जरूरी हैं बिना डिले, उसको आप बताइएगा। सर, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो उसका वो वेफर होता है, सिलिकॉन वेफर। तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसके जो प्लांट्स लगाए जाए सबसे पहले, तो वो सबसे मेजर रोल प्ले करेंगे। हाँ, मैं तो इसके लिए जरूरत पड़ेगी पैसे की। जी सर। सरकार पैसा देने के लिए तैयार है, जी। तो फिर फैसला करने की जरूरत है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि पोस्ट टू पिलर हो रहा है, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, ये वो, मेरा तेरा, कुछ लगता है आपको ये डिले क्यों हो रहा है जब इतना जरूरी है टेक्नोलॉजी के लिए? जाहिर है पिछले दिनों काफी कोशिशें की गई है। चलिए ये बताइएगा आप, चूंकि मैं देख रहा हूं पिछले कुछ मिनटों से आप सोशल मीडिया की बातें हुई, सोशल मीडिया से लोग प्रभावित होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी जो कुछ निकाल करके दे रहे हैं फीडबैक किसी भी जवाब का, तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रभावित लगते हैं मुझे सोशल मीडिया से। एज इट इज़, जैसा चलता है वैसा लेते हैं आप। क्या उसके अंदर कोई आपका एनालिटिक एनालिसिस है, आपकी अपना कोई डिसीजन मेकिंग है, निर्णय है कि अलग तरह से सोचें? सोशल मीडिया को एज इट इज़, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रिंट मीडिया को एज इट इज़ लेने के बजाय आप अपना कोई लॉजिक लगाएं। क्या आपको लगता है कि ये जरूरी है? अगर लगाएं जरूरी है तो वह कौन कौन से लॉजिक हैं आपकी नज़र में? सर, सोशल मीडिया से एज इट इज चीजें लेना उचित नहीं मानता हूं मैं, क्योंकि वहां पर फेक न्यूज का मुद्दा, ये सब चीजें रहती है, तो उनको एज इट इज हम माने तो वो गलत होगा। तो उसका वेरिफिकेशन जरूरी है। कोई भी जो न्यूज है उसका वेरिफिकेशन आवश्यक है। सोशल मीडिया से जो हम न्यूज देख रहे हैं, एक तो ये है, और हमें सोशल मीडिया पे जो न्यूज आ रही है उसको आगे प्रसार भी नहीं करना चाहिए अगर वो सही नहीं है तो। चलिए आपके, अच्छा ये बताइए, मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी जो, जब आपने एंट्री की तो बहुत अच्छा हाई पिच था आपका कम्युनिकेशन का, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो हमको लग रहा है कि आपको नहीं लग रहा है कि आपका ये जो पिच है, टोन है, पेस है, में बदलाव कुछ हट करके है, अलग है, या उसका नॉर्मल महसूस कर रहे हैं आप? आपको लगता है कि सही तरह से जवाब दे पा रहे हैं उस पिच और टोन और पेस के हिसाब से? इफेक्टिव कम्युनिकेशन कितने प्रकार के हैं? चलिए कोई बात नहीं, बस एक आखिरी सवाल मेरा है, मैं अब खेल पर पूछ लेता हूं आपसे। खेल क्रिकेट के अलावा और कौन सा ऐसा खेल है जो आपको पसंद है? क्रिकेट के अलावा एक तो सर कबड्डी चलता है, और बैडमिंटन भी खेल लेता हूं मैं कभी कभी। नारी सशक्तिकरण और नारी विकास क्या अंतर है? नारी सशक्तिकरण में नारियों को सशक्त किया जाए, अर्थात उनको किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना। विकास में अच्छा, नारी सशक्तिकरण में नारी विकास आएगा या नारी विकास में नारी सशक्तिकरण आएगा? दोनों में ब्रॉड टर्म क्या है? ब्रॉड टर्म नारी सशक्तिकरण रहना चाहिए। अच्छा ठीक है। लिविंग रिलेशनशिप सुना है? हाँ मैडम। क्या होता है उसमें? जो कपल है वो बिना मैरिज के एक साथ रह रहे हैं, तो वो लिविंग रिलेशन की कैटेगरी में आता है। तो भारत में ये वैध है? सुप्रीम कोर्ट इसे लीगल मानता है या नहीं मानता है? हाँ मैम, लीगल मानता है, क्योंकि दो अडल्ट की कंसेंट से वो एक साथ रह रहे हैं, तो इसमें गैर कानूनी तो कुछ भी नहीं है। और आप इसके पक्ष में या विपक्ष में? इसमें ये अपना निजी मामला हो सकता है किसी भी तो व्यक्ति अपना निजी बताओ, पक्ष में हो या विपक्ष में? मैं पक्ष में ही रहूंगा इसके। पक्ष में हो, चलो ठीक है। किसी लड़की से आपकी शादी होने वाली है, वो ऑलरेडी किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन में थे, लिविंग रिलेशनशिप में, ठीक है? उसकी शादी आपसे होने वाली है और आप एग्री हो, पर आपके परिवार वाले नहीं है,
तो क्या करोगे उस कंडीशन में? परिवार वालों को छोड़ दोगे या उसे छोड़ दोगे? नहीं मैम, परिवार वालों को तो नहीं छोड़ूंगा। तो फिर तो आप लिविंग रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं अवॉइड ही कर रहे हो ना। नहीं, वो मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि मैं रहना पसंद करूंगा, लेकिन दूसरों का अपना निजी मामला है तो मैं उसपे। मैं आपका ही तो निजी पूछ रही हूँ कि मान लो आपका परिवार, उनको पता चल गया कि हाँ भाई लड़की का किसी और के साथ रिलेशन है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है कि ठीक है कुछ भी है उसका पास्ट है, पर आपकी फैमिली एग्री नहीं कर रही है, तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे? क्योंकि आपका निजी मामला है भैया, आप एडल्ट हो, आपका डिसीजन है, तो आप क्या करोगे? मैम फैमिली अगर रहना ही है लड़की के साथ तो फैमिली को परसुएड करूंगा, उनसे बातचीत करूंगा। अच्छा ठीक है। एक बहुत टॉपिक इस टाइम हाईलाइटेड है, सेक्स एजुकेशन। जी मैम। ठीक है, उस पर अभी मूवी भी आई थी OMG 2। जी मैम। तो सेक्स एजुकेशन आपको लगता है कि देनी चाहिए? जी मैम, सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए। अच्छा, कोई दो इसके बेनिफिट बताओ कि अगर हम सेक्स एजुकेशन देते हैं तो दो बेनिफिट क्या होंगे? एक तो मैम जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज होती है उनके बारे में अवेयरनेस रहेगी बच्चों में, और जो टीनेज है उनमें अवेयरनेस रहेगी इससे रिलेटेड। और जो सेक्सुअल टैबूज है उनको लेके बच्चे आपस में, जैसे लड़का लड़की आपस में वो संवेदनशील रहेंगे, ये नहीं देखेंगे कि भाई लड़का लड़की को ऐसे डरने के भाव से नहीं देखेंगे ये क्या है क्यों है, मतलब कंफर्ट हो जाएंगे। हाँ कंफर्ट हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, पर ये माना जाता है कि आज का जो एरा है वो मॉडर्न एरा है, बच्चे ऑलरेडी मेच्योर हो जा रहे हैं टाइम से पहले, तो लगता नहीं है कि अगर सेक्स एजुकेशन दे दी जाएगी तो ये और भी मेच्योर हो जाएंगे, मिसयूज भी कहीं ना कहीं होगा? तो एजुकेशन में मैम ये बच्चों को बताना कि इसका मिसयूज नहीं करना है, कुछ भी चीज है, वही एजुकेशन, वही अच्छी एजुकेशन। अच्छा ठीक है, आपको मौका दिया जाता है तो आप किस क्लास से किस क्लास तक प्रोवाइड करना चाहेंगे सेक्स एजुकेशन? 9 से 12 तक देना चाहूंगा। 9 से 12 तक, ठीक है। एक मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत और कनाडा के रिश्तों को लेके बहुत विवाद था अभी, क्या विवाद था वो? सॉरी मैम, ये याद नहीं। अभी बांग्लादेश में चुनाव हुए हैं, क्या रिजल्ट रहे उसके? बांग्लादेश में जो शेख हसीना मैडम की सरकार है वो दोबारा रिपीट कर रही है, तो उससे क्या बेनिफिट होंगे? पहले भी तो थे। वो बेनिफिट इंडिया के एस्पेक्ट, इंडिया को लेकर जो वो सरकार है वो प्रो इंडिया मानी जाती है, तो इंडिया से रिलेशंस अच्छे रहेंगे बांग्लादेश के। ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तुलसी जी का एक कथन है, सुना होगा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। तो लगता नहीं है कि इतने बड़े महाकाव्य लिखने के बाद वो इस तरीके की छोटी बातें कर रहे हैं? मैम कोई भी रचना हो वो अपने समय के हिसाब से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। उन्होंने इतना बड़ा बड़ा काव्य लिखा, इतने अच्छे विचार थे, तो अपने समय में वो उसी पर्टिकुलर ये वर्ग के लिए उनके विचार ऐसे हो गए थे। ये एक तो उन्होंने वो जो क्या बोलते हैं उसको, सॉरी मैम इस पे वो याद नहीं आ रहा है एक टर्म। ठीक है अभी केडी बॉस ने कहा था ना, इकोनॉमी रूल्स द वर्ल्ड, है ना, आपने उसमें सहमति जताई थी। इस समय विश्व अर्थव्यवस्था की एक बड़ी चुनौती एक समुद्र की वजह से क्या है, वो संकट कैसे दूर होगा? भारत के लिए इसका क्या मतलब? समुद्र को देखे तो अनक्लॉज जो संधि है उसका पालन करें तो ये समुद्र से जो नहीं उसका पालन करेंगे तो जो समुद्री चिंताएं हैं जैसे चीन द्वारा समुद्र में प्रसार किया जा रहा है वो उनका समाधान संभव लगता है। समस्या इस समय में कौन सी है जिसे हम लोग रेड सी क्राइसिस के नाम से जानते हैं? वाटर लेवल बढ़ना एक तो ये समस्या हो, एनवायरनमेंट के नजरिए से देखे तो जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है। लाल सागर, अच्छा रेड सी, सॉरी मैं सुन नहीं पाया। रेड सी पे जो हौदी लड़ाके हैं उनके द्वारा जो ट्रेड शिप्स है, मर्चेंट शिप्स, उन पर अटैक किए जा रहे हैं। तो भारत के लिए इसका क्या मतलब? भारत का जो यूरोप से जो ट्रेड है
उस पर संकट है, और जो ऑयल का ट्रेड है उस पर संकट आता है। तो इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान सर, एक तो जो कंटेनर जो आ रहे हैं जहाज, उनकी सिक्योरिटी को लेकर नुकसान रहेगा। यही है, सिक्योरिटी का ही मुद्दा है एक तो मेन तो। दूसरा, वैश्विक स्तर पे एक और बड़ी परेशानी आ रही है, वो है कुछ देशों के बीच जो लड़ाई चल रही है। उन देशों की लड़ाई का भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या मतलब है? आपके नजरिए से आप उसका विश्लेषण कैसे करेंगे? सर लड़ाई एक तो रशिया यूक्रेन में चल रही है और इजराइल हमास में चल रही है। अब तो रशिया यूक्रेन के मुद्दे पे देखें तो जो ट्रेड है यूक्रेन से, उस पे दिक्कतें हैं, भारत पर समस्या है, सूझ नहीं रहा है। ये हॉबीज में आपने वॉचिंग एनीमे, ये क्या है सर? जापानीज एनिमेशन होते हैं, वो एनीमे कहा जाता है। आउटसाइड जापान इनको एनीमे कहा जाता है, वैसे ये कार्टून जैसे ही होते हैं। अच्छा, मतलब एनिमेशन जापानीज, जिसमें आपने इसको शॉर्ट फॉर्म मतलब एनीमे लिखा। हाँ, तो क्या क्या देखते हैं इसमें, क्या अच्छा लगता है आपको? सर इसमें फिक्शनल रहते हैं, फिक्शनल कहानियां रहती हैं इसमें। अच्छा, ऐसा क्यों है कि जो अगर हम वेस्टर्न देखें, जापानीज कोरियन भी देखें, ऐसा नहीं कि हम वेस्टर्न है, हम वेस्टर्न एशिया, साउथ ईस्ट एशिया देखिए, वहां पे जो एनिमेशन बने हैं उसको बड़ा अप्रिशिएशन है, लेकिन हम इंडिया में ऐसे एनिमेशन नहीं बना पाए जो वर्ल्ड वाइड जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। ऐसा क्यों? बात से सहमत तो है? आप जापानीज देखते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग कोई टॉम जेरी या फिर मिकी माउस, डोनाल्ड या फिर इस तरह के कैरेक्टर बहुत वो नहीं कर पाए, ऐसा क्यों? जो भारतीय जो कार्टून है या एनिमेशन है वो सर एक बच्चों तक ही सीमित है, जबकि जापान से उसका वो देखे कोरिलेट करें तो जो जापानीज एनिमे वो अडल्ट भी देखते हैं वहां पर और बच्चे भी देखते हैं, तो इस वजह से उनका प्रसार देख सकते हैं। क्यों फिर ऐसा क्यों? मतलब जापान वाले ने ऐसा क्या किया कि वो सब देखते हैं, हमारा वाला केवल बच्चों को रहा, ऐसा क्यों? प्रचार की पब्लिसिटी की बात रख सकते हैं, जापानीज इसका पब्लिसिटी करते हैं, जबकि भारत में सबसे अच्छा कौन सा लगता है आपको? सर मैंने नारुतो देखा है। ये आपने लिखा है कि मेंबर ऑफ जॉयफिश क्लब थे आप, SBI-90 में थे आप, ये क्या था जॉयफिश क्लब? सर ये एक सोशल क्लब था जो गरीब बच्चों की सहायता करना, जैसे हमारे हॉस्टल में पुराने कपड़े हैं, रद्दी है, इनको हम इकट्ठा करके रद्दी को बेच के जो पैसे आ रहे हैं उनसे बच्चों की सहायता करने। जो PhD के बच्चे हैं उनको एक दिन कॉलेज में लेके बुलवाते और उनके साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, भोजन कराना उनको, ये सब चीजें करते हैं। अच्छा, आप चूंकि इंजीनियर रहे और आप हिंदी साहित्य ले लिया, तो हिंदी साहित्य के विकास के लिए अभी जो नई खासकर कंप्यूटर जो है उधर बीच आप क्या क्या देख रहे हैं, 3-4 चीजें जिससे हिंदी को और पॉपुलर बनाया जा सके? इधर बीच के कुछ डेवलपमेंट ऐसे हुए हैं क्या? हिंदी की जो टाइपिंग है उसका डेवलपमेंट बड़ा मानना चाहूंगा, क्योंकि हिंदी में टाइपिंग होने से सोशल मीडिया पर हिंदी के विकास को बढ़ावा मिला है। और साहित्य के क्षेत्र में देखा जाए तो नई शैली की हिंदी जो आई है उसमें हम इंग्लिश शब्द भी देवनागरी लिपि में यूज कर रहे हैं, तो इससे प्रचार हुआ हिंदी का, लोगों को समझने में आसानी है। ये चीजें हिंदी के विकास में देखी जा सकती है। और कोई बात अभी जिस पे काम भी हो रहा है, एक हिंदी का ट्रांसलेशन में जो दक्षता में सुधार आया है, उससे भी इंग्लिश से हिंदी में चीजों को ट्रांसलेट करना, इससे भी हिंदी को विकास। अभी एक ऐसा ही जो गूगल ट्रांसलेशन था, उसकी जगह भारत सरकार या भारत में एक अनुवादिक ऐसा ही इंजन आया है, उसका बड़ा तारीफ हो रहा है। नाम सुना आपने? 2-3 दिन से पेपर में भी छाया हुआ था, न्यूज़पेपर में काफी चर्चा में था। नहीं सर, ये लास्ट क्वेश्चन बोर्ड का, ऐसा क्या लगता है आपको एक बदलाव जो आप तुरंत देखना चाहें, जो राजस्थान में जरूर हो? राजस्थान वो तुरंत होना चाहिए, शॉर्ट टर्म, तो क्या किस बदलाव को पाना चाहेंगे आप?
राजस्थान में महिला शिक्षा को लेकर बहुत बढ़िया, थैंक यू।